गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11 विषय अर्थशास्त्र चैप्टर 4 पूर्ति और उसके आगे का पॉइंट है कि पूर्ति को असर करने वाले परिबल। तो जैसा कि आप लोगों ने पूर्ति का अर्थ देखा, पूर्ति में भी पूर्ति, जत्था, विक्रय की शक्ति, विक्रय की इच्छा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि पूर्ति को असर करने वाले परिबल। तो पूर्ति को असर करने वाले परिबल दो होते हैं, पहला कीमत और दूसरा कीमत के अलावा अन्य परिबल। जैसा कि हमने मांग में भी देखा था कि मांग को असर करने वाले कितने परिबल होते हैं, दो। उसमें भी यही सेम पॉइंट्स थे, कीमत और कीमत के अलावा अन्य परिबल। तो अब हम पढ़ेंगे कि पूर्ति को असर करने वाले परिबल में पहला जो है तत्व कीमत। तो कीमत कैसे असर करता है पूर्ति को? तो देखिए, जिस वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा होती है तो पूर्ति कैसी हो जाती है? ज़्यादा। मतलब कि कीमत और पूर्ति के बीच हमेशा हमें सीधा संबंध देखने को मिलता है। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, ठीक है, वो किसी वस्तु को बेचने के लिए रेडी है, तो वो क्या करेगा, जब उस वस्तु की कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वो क्या करेगा, पूर्ति को बढ़ा देगा। मतलब कि प्राइस और सप्लाई, इन दोनों के बीच कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी? पूर्ति भी बढ़ जाएगी। और अगर किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो पूर्ति भी कैसी हो जाती है? घट जाती है। तो ये पहला तत्व है जो पूर्ति को असर करता है, कीमत। अब कीमत के अलावा अन्य परिबल, कीमत तो असर करता ही करता है, कीमत के अलावा अन्य कौन से परिबल है? तो पहला परिबल है कि उत्पादन के साधनों की कीमत। उत्पादन के साधन, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, टोटल 4 साधन होते हैं, जमीन, पूंजी, श्रम, नियोजक। ये क्या है? उत्पादन के साधन है। तो अगर इन उत्पादन के साधनों की कीमत अगर ज़्यादा होती है तो क्या हो जाता है? उसका उत्पादन खर्च कैसा हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और अगर उत्पादन खर्च ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा कि प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। प्राइस ज़्यादा होगी तो क्या होगी? प्राइस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लोग लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूर्ति को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे, जमीन के मालिक को चुकाया गया किराया। जो जमीन है क्या एक प्रकार से उत्पादन का साधन है। अब जो जमीन का मालिक है वो जमीन पे क्या करेगा? उत्पादन करेगा। और उत्पादन करने के लिए उत्पादन करने के बाद में जो जमीन का मालिक है उसको जो चुकाया गया किराया है या जो वेतन दिया जा रहा है, उसको किराया जो चुकाया जा रहा है, अगर वो कम है, उसके बाद साथ साथ में जो श्रमिक है, श्रम भी एक प्रकार से उत्पादन का ही साधन है। तो जो श्रमिक है, श्रमिक कार्य कर रहा है, उसके बदले में उसको वेतन दिया जा रहा है, तो वो वेतन भी अगर कम है और उसके साथ साथ में क्या हो रहा है कि उत्पादन खर्च भी अगर कम है। कैसे उत्पादन खर्च कम होगा? जो जमीन का मालिक है वो उत्पादन भले कर रहा है, उत्पादन के पीछे जो वो कर रहा है उसके पीछे जो चुकाया गया किराया है वो कम है, मतलब कि उत्पादन खर्च कम आएगा। फिर जो श्रमिक है, श्रमिक को अगर कार्य कर रहा है तो उसके बदले में अगर उसको जो वेतन दिया जा रहा है वो भी कम हो रहा है। तो ऑटोमेटिक अगर ये सब चीज़ें कम है तो क्या होगा? उत्पादन खर्च भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जहाँ पर उत्पादन खर्च कम हो जाता है वहाँ पर लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु की पूर्ति करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यापारी होता है उसका मेन टारगेट यही होता है कि कम से कम खर्च में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को बेचने की तैयारी कर सके। तो वो कहलाता है कि उत्पादन के साधनों की कीमत अगर कम हो तो क्या हो जाता है कि उसके उत्पादन के साधनों की कीमत कम, खर्च कम, तो पूर्ति को वो बढ़ा देता है। तो वो पूर्ति को क्या करता है? असर करता है। सेकंड है कि टेक्नोलॉजी का स्तर। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पहले के समय में क्या होता था, लोग पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन अभी नया जैसे समय आता जा रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं? नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, या जो आधुनिक टेक्नोलॉजी उसका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। तो वो जो नई टेक्नोलॉजी आती है या जो नई आधुनिक टेक्नोलॉजी आती है, वो चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो चाहे वो उद्योग क्षेत्र में हो, अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे क्या होता है? समय की बचत होती है। जो कार्य हम पुरानी टेक्नोलॉजी से 10 घंटे में या 1 दिन में या 2 दिन में करते थे, वही कार्य हम क्या कर रहे हैं कि 4 घंटे में, 5 घंटे में, या ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो समय का भी बचत होता है और शक्ति की भी बचत होती है। नई टेक्नोलॉजी आने से क्या होता है? जो श्रमिक होते हैं वो काम कम करते हैं और टेक्नोलॉजी क्या करती है? काम ज़्यादा करती है, जो भी यंत्र मशीन होते हैं। तो उससे क्या होता है? समय और शक्ति की बचत होती है। और जहाँ पर समय और शक्ति की बचत होगी तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पूर्ति का प्रमाण बढ़ा सकते हैं। और जितने ज़्यादा प्रमाण में पूर्ति बढ़ेगी, लोग क्या करेंगे? उसको उतने प्रमाण में लाभ प्राप्त कर सकते हैं कीमत के अनुसार। फिर थर्ड है भविष्य की कीमत संबंधी अटकल है। अब भविष्य में लोगों को अगर ऐसा पता चले कि जो भविष्य में किसी वस्तु का अगर भाव बढ़ने वाला है तो लोग क्या करेंगे? वर्तमान में पूर्ति को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है कम। क्यों घटाएंगे? क्योंकि सब जो भी व्यापारी होता है, जो विक्रय करता है व्यक्ति होता है, उसका यही गोल होता है कि वो क्या करे? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। अब उसे पता रहेगा कि भविष्य में इस वस्तु का भाव बढ़ने वाला है तो वो क्या करेगा? वर्तमान में पूर्ति को घटा देगा।
क्यों? उसे वो भविष्य में अगर पूर्ति बढ़ेगी या भाव बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो भविष्य में बढ़ते हुए भाव को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में पूर्ति को घटा देगा, और जब भविष्य में भाव बढ़ेगा तब वो पूर्ति को क्या करेगा, मार्केट में लाएगा। पूर्ति मतलब वही जो वस्तु को बेचने की हमारी शक्ति तैयारी होती है वो, तो वो क्या करेगा, उसको मार्केट में लाएगा और बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा। उसी तरीके से है कि अगर भविष्य में घटने का भाव अनुमान, घटते हुए भाव का अनुमान हो कि भविष्य में किसी वस्तु का भाव घट रहा है, तो वो क्या करेगा, प्रेजेंट टाइम पे, वर्तमान समय में ही वो क्या करेगा, वस्तु का वो पूर्ति क्या करेगा, पूर्ति का प्रमाण बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि वो अभी हाल के ही समय में क्या करेगा, पूर्ति के अनुसार पूर्ति बढ़ा करके वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है। और जब भविष्य में अगर किसी वस्तु का भाव घटेगा तो वो क्या करेगा, पूर्ति को नहीं लाएगा। उसके बाद में अन्य परिबल। अब जैसा कि आपने पढ़ा, उत्पादन के साधनों की कीमत असर करती है, टेक्नोलॉजी का स्तर असर करता है, भविष्य में कीमत से संबंधित जो अटकलें होती हैं वो असर करता है। उसके अलावा अगर मान लो उत्पादन करने वाली जो पीढ़ी होती है, पहले मान लीजिए कि किसी भी अर्थतंत्र में या किसी भी क्षेत्र में उत्पादन करने वाली पीढ़ी की संख्या 1 या 2 हो, ठीक है, लेकिन धीमे धीमे वही उत्पादन करने वाली पीढ़ी मतलब क्या कि जैसे कोई एक कंपनी है, 2 कंपनी है, ठीक है, 3 कंपनी है, लेकिन धीमे धीमे यही पीढ़ियों की संख्या बढ़ जा रही है, तो क्या हो रहा है, कंपटीशन हो जाता है, और कंपटीशन होने से या प्रतिस्पर्धा होने से क्या होता है, पूर्ति का प्रमाण बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इकाई है, कपड़े की इकाई है, पहले 1 इकाई है तो वो 1 इकाई अपने अनुसार कार्य करेगी, अपने अनुसार कपड़े का उत्पादन करेगी, फिर 2 इकाई आई, 3 इकाई आई, 4 इकाई आई, इस तरह से अगर कपड़े के जो कारखाने हैं उसका प्रमाण बढ़ते जा रहा है तो उसमें क्या होगा, उत्पादन का भी प्रमाण बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, पूर्ति भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ अगर प्राकृतिक परिबल हो गए, राज्य की स्थिरता हो गई, वाहन व्यवहार हो गए, इन सब का प्रमाण अगर योग्य प्रमाण में हमें सुविधा मिल रही है तो उससे क्या होगा कि पूर्ति का प्रमाण हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि पूर्ति को असर करने वाले परिबल 2 परिबल, कीमत और कीमत के अलावा अन्य परिबल। धन्यवाद।